जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस। जो क्लासें हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस द्वारा आपको दी जा रही है, ये क्लासें बहुत ही शानदार ट्यूशन सीरीज़ हैं, जिसमें पुणे में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ललित आचार्य एक नई सीरीज़ लेकर। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे राजस्थान और हिस्ट्री और कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी से मेरा पर्सनली अनुरोध है कि आप जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप, है ना। जितने आपके ग्रुप हैं उन ग्रुपों में आपको क्लास क्या करनी है, शेयर करनी है। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं ताकि अपन आज की सीरीज़ को जल्दी शुरू कर पाए। खुशहाली सोलंकी, बिल्कुल राम राम, जय सांवरिया सेठ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय देव दरबार, जय तेजाजी महाराज, सबकी जय हो और आपकी भी जय हो। देखो, सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है और वो प्रश्न लोक देवता से संबंधित है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। जो लक्ष्मण के अवतार हैं, एक्चुअल में किस लोक देवता को हम लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है। क्या वो रामदेव जी हैं, हड़बू जी महाराज हैं, पाबू जी महाराज हैं या फिर मामा देव हैं। सर हमेशा लाइक करते हैं क्लास को, बिल्कुल। खुशहाली जी, पूजा रानी बता रही बी राइट आंसर है। मेरा नाम भी ले लो सर, ओनली स्टडी आपका नाम ले लिया मैंने ना, ओनली स्टडी। खुशहाली सोलंकी, पूजा रानी, आपका स्वागत है। चलेगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण का अवतार। एक्चुअल में लक्ष्मण का अवतार जो है हम कहते हैं, यहाँ पर है तीसरा राइट आंसर। किसको कहते हैं अपन? पाबू जी को। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं पाबू जी की, तो आप सभी जानते हो पाबू जी एक पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। याद रखना, ये पंच पीर है। और पंच पीर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं, इसलिए इन्हें पंच पीर के नाम से जानते हैं। अब पंच पीर के बारे में बात करें अपन, तो आपको पता है पाबू जी हो गए, है ना। पाबू जी के बाद आपके गोगा जी हो गए, गोगा जी के बाद मेहाजी, इन्हें हम मेहाजी मांगलिया भी बोलते हैं, मेहाजी मांगलिया। पाबू जी, मेहाजी के बाद हो जाएगा आपका रामदेव जी, हड़बू जी, ये क्या है आपके पंच पीर हैं, जो कि आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि पाबू जी जो है, इन्हें हम किसका अवतार कहते हैं। तो याद रखना, पाबू जी को हम अवतार कहते हैं लक्ष्मण का। किसका अवतार है? तो याद रखना, ये आपके भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के क्या माने जाते अवतार हैं। और अगर पाबू जी के बारे में देखें तो याद रखना, इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम आता है सुप्यार दें, या फिर इनका और भी नाम आता है, कमेंट करके बताना। पाबू जी का जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म जो है वो कोल्लूमंड में हुआ था। आप सबको बताएं कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखना, ये कोल्लूमंड वर्तमान में फलोदी में है। इन्होंने जो है, याद रखना है, फेरे कितने लिए थे? तो याद रखना, इन्होंने फेरे जो लिए वो 3.5 फेरे लिए थे। इनकी जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी, और ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये इनको किसने दी है? तो देवल चारनी ने इनको ये घोड़ी दी थी। डेचू का युद्ध लड़ा था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखो। गोगा जी का मेला अभी चल रहा है, मेरे से 4 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल पूजा रानी जी, अच्छी बात है। और सुप्यार दे को हम क्या कहते हैं? फूलम दे के नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं फूलम दे भी कहते हैं अपन, फूलम दे या सुप्यार दे, ये भी हम इन्हें कहते हैं, याद रखना है। केसर कालमी, वेरी गुड, शानदार है। चलेगा, मामा देव आपको पता है, मामा देव को हम बरसात के देवता कहते हैं। मामा देव को हम क्या कहते हैं? जो याद रखिएगा, मामा देव को हम कहते हैं बरसात के देवता। बरसात के देवता के रूप में हम किसे पूछते हैं?
तो मामादेव को पूछते हैं, जबकि बरसात की जो देवी हैं वो देवी है आपकी क्या नाम है, रूपा देवी। कौन सी हैं? रूपा देवी, जिसे हम बरसात की देवी कहते हैं, और ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर करना है कि चलिए। अच्छा, एक बार क्लास शेयर करें आप सभी, बहुत कम विद्यार्थी अपने पास अभी लाइव हैं। जल्दी से ये आंकड़ा आज 20 या 30 या 50 तक पहुंचा सकते हो, आप लोग ही हैं। चलिए शेयर कीजिए इसको। रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, या फिर मामदेव हैं। कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं? तो कृष्ण का अवतार रामदेव जी को बोला जाता है, पाबू जी को बोला जाता है, हड़बू जी को, या मामादेव को। तो हमें पता है कि कृष्ण का अवतार किसे बोलते हैं, तो रामदेव जी को। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो याद रखना रूणीचा के अंदर। कहाँ पर है? रूणीचा। और रूणीचा कहाँ पर है? तो याद रखना ये रामदेवरा में, रामदेवरा रूणीचा। और ये दोनों ही पड़ते हैं आपके कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। जो भी एक स्थान पड़ता है पोखरण, जैसलमेर में इनका स्थान पड़ता है। बात करते हैं इनकी पिता का नाम क्या है, तो याद रखना अजमाल जी इनके पिता का नाम है। अजमाल जी क्या है? इनके पिता का नाम है। जबकि बात करें अपन इनको अवतार किसका कहते हैं, तो याद रखना इनको कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहा जाता है? कृष्ण का अवतार कहते हैं। जबकि बात करें इनकी पत्नी की, तो ये नेतल के क्या है? याद रखना व्रतार है। नेतल के क्या है? व्रतार है। अगर इनकी घोड़ी पूछी जाए आपसे, तो इनकी घोड़ी है वो है नीली घोड़ी रासवार। तो कौन सी घोड़ी हो जाएगी? रुको सर मैं लाऊं टाबरा ने पकड़कर। बिल्कुल, चॉइस वनिया लिखी थी। बिल्कुल, ये जो है याद रखना एक है लोक देवता होने के साथ साथ एक क्या थे? कवि भी थे। लोक देवता के साथ साथ ये एक कवि थे, और इन्होंने 24 बनिया करके एक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? 24 बनिया करके क्या लिखी है इन्होंने? बनिया करके एक किताब लिखी है। वैसे इनकी एक शिष्या भी थी जिसका नाम था आइमा। आशा इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था आई माता। शिष्या कौन है? तो याद रखना इनकी शिष्या थी आई माता। और आई माता का मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर जो है बना हुआ है, याद रखना है। वैसे एक्चुअल में हम रामदेव जी की बात करें तो इनकी जो अभी मेला बरता है वो एक्चुअल में मेला बरता है आपका भाद्रपद शुक्ल बीज से। भाद्रपद शुक्ल बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। और ये आपको पता है अभी आने वाला है मेला शुक्ल पक्ष में, तो याद रखना है। आशा के पास पाना है, मुझे भी दे दो सर। आशा मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट है, आशा मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट है, इसलिए इसके पास मैंने पाना दे रखा है। ठीक है, चलिए आशा हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट है इसलिए इसको पाना दे रखा है। बाबेरी बीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शेषनाग के जो अवतार हैं वो किसे कहते हैं? शेषनाग के अवतार हम किस लोक देवता को कहते हैं? इसके बारे में आपको आंसर देना है। बाबेरी बीज, बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर शेषनाग के बारे में। तो वो कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं अपन वीर कल्ला राठौड़ के बारे में। वीर कल्ला राठौड़ आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वह कल्ला राठौड़ जो हैं, याद रखना इनके उपनाम बड़े फेमस हैं। और इनका उपनाम है, इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले देवता। क्या कहते हैं इसे अपन? चार हाथों वाले देवता कहते हैं। वाले देवता हैं, इन्हें हम कहते हैं 56 धरा के राव। 56 धरा के क्या कहते हैं अपन? राव कहते हैं।
और इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखना इन्हें कहते हैं कमदज। कमदज धनी के नाम से भी जानते हैं। और सर इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखना है इनका जो है ये वीर गति को कब प्राप्त हुए, तो याद रखना ये वीर गति को प्राप्त हुए थे मेवाड़ के तीसरे शाखे में। मेवाड़ के तीसरा जो शाखा हुआ उस शाखे में इनको वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनकी जो छतरी हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर हैं, याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई। यहाँ पर इनको जो है वो केसर व अफीम इनको चढ़ाई जाती हैं। केसर और अफीम इनको है चढ़ाई जाती है, याद रखना। वैसे इनका मंदिर जो बना हुआ है वो सामलिया गांव, मंदिर जो है याद रखना वो बना हुआ है सामिया गांव, सामलिया गांव, सामलिया गांव। और ये गांव कहाँ पर पड़ता है, तो ये डूंगरपुर में, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। सामियाना गांव मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। तो अगर पूछ ले इनका जन्म कब हुआ, जन्म हुआ था सामियाना गांव में, सामियाना गांव। और ये गांव पड़ता है आपके मेड़ता में। कहाँ पड़ता है, याद रखना मेड़ता। और मेड़ता कहाँ पर है, तो नागौर के अंदर है। इनके अगर चाचा पूछा जाए कि इनके चाचा जी कौन थे, तो याद रखना इनके चाचा का नाम है जयमल। क्या था, जयमल। और इनकी बुआ पूछी जाए तो इनकी बुआ का नाम है, याद रखना मीराबाई। कौन थी इनकी बुआ जी, तो मीराबाई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए ओनली स्टडी पूजा सैनी जी, अच्छा आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। मैं भी तो ऑनलाइन हूँ सर, ऑफलाइन स्टूडेंट है वो। चलिए अच्छा, इन्होंने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठाया था, याद रखना। अपने किस पर बिठाया था, कंधों पर बिठाया। और इन्होंने युद्ध किया था, इसलिए याद रखना बड़े फेमस हुए हैं ये। तो यहाँ पर राइट आंसर है वीर कल्ला जी हैं। मामादेव आप सभी जानते हो, इन्हें हम बरसात के देवता कहते हैं। बरसात के क्या है, याद रखना देवता है। कौन है, तो आपके मल्लीनाथ जी, मामादेव है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जो एक मेला लगता है, याद रखना मेला पड़ता है तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में, जो कि बड़ा काफ़ी फेमस मेला रहा है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था। मैं शेयर करके आती हूँ सर क्लास को ग्रुप में। ओके आशा, शेयर कर दे। सुरेश कुमार जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। चलिए रामदेव जी की पत्नी के बारे में, पेमल दे है, नेतल दे है, कमला दे है या सुप्यार दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम वैसे आपको पता है क्या है, बताना। वैसे यहाँ मैं आपको पत्नियाँ लिख देता हूँ। अच्छा आप बताना पाबू जी की पत्नी कौन है। पाबू जी की अगर पत्नी पूछे तो आपको बताना है कौन है। और अगर आपको देवनारायण जी की पत्नी पूछें तो इसका आंसर देना है देवनारायण जी की पत्नी कौन है। और यहाँ पर पूछे आपके रामदेव जी की पत्नी कौन है, रामदेव जी की पत्नी कौन है, इनकी पत्नी कौन है। इनके बाद है आपका तेजा जी की पत्नी कौन है, तेजा जी की पत्नी कौन है। तेजा जी की पत्नी के बाद अगर आपसे पूछें गोगा जी की पत्नी कौन है, गोगा जी की पत्नी कौन है। ठीक है, अच्छा आपकी पत्नी हो या ना हो, लेकिन इनकी पत्नियां हमें याद रखनी पड़ती हैं। आपकी पत्नी हो या ना हो, लेकिन इनकी पत्नियां जो है हमें याद रखनी पड़ती हैं। अच्छा ये ब्लू टिक है ना, मैं किसी को नहीं देने वाला हूं, तो सबका ब्लू टिक आज मैं हटा रहा हूं, है ना। चलिए मॉडरेट परेशान करता है तो मैं सबका हटा देता हूं, आशा का भी हटा देता हूं, चलेगा। बताएं मुझे क्या पत्नियां होगी इनकी, जल्दी कमेंट करके बताएं। पांव लागू गुरुजी, डिम्पल बिल्कुल राइट आंसर दीजिए क्या है। देखो पाबू जी की पत्नी का नाम है सुप्यार दे। क्या नाम है, सुप्यार दे पाबू जी की पत्नी है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। अच्छा देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है बताना। रामदेव जी की पत्नी का नाम तो मैं लिख देता हूं नेतल दे, नेतल दे। और तेजा जी की पत्नी कौन है और गोगा जी की पत्नी कौन है, जल्दी कमेंट करके बताएं।
जल्दी कमेंट करके बताएं यहाँ पर पत्नियों के बारे में क्या राइट आंसर होने वाला है। लोकेश को मैंने शेयर की है क्लास। राम राम सर जी, सू प्यार दे फूलम दे। हाँ बिल्कुल, सू प्यार दे फूलम दे है। यहां पर आपको कमेंट करके बताना है देव नारायण जी की कौन है, तेजा जी की कौन है। तेजा जी की तो मेरे हिसाब से पेमल दे है ना, और देव नारायण जी की कौन थी ये भी बताएं। पीपल दे, देव नारायण जी की थी, याद रखना पीपल दे। एक और बचा है और वो है गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज की पत्नी की बारे में बताएं। सर जी मेरा क्यों हटाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सबको मैंने हटा दिया है ना। इसका बताइए आप तो मुझे गोगा जी की पत्नी का नाम। यहां पर राइट आंसर है वो है आपका नेतल दे। ठीक है, रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल दे। सिर्फ गोगा जी की पत्नी का नाम बताना है। गोगा जी की पत्नी का नाम बताना है आपको। हरिराम जी स्वागत है आपका। चलिए, गोगा जी की पत्नी का नाम बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी के भाई का क्या नाम था जिसे हम बलराम का अवतार कहते हैं। देखो, बलराम का अवतार किसे कहते हैं ये भी एक प्रश्न है। बलराम का जो अवतार है ये किसे कहते हैं आपको बताना है। बलराम का अवतार यहां पर है वीरमदेव है, जेवर जी है, अजमाल जी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए एक बार जल्दी से और क्लास को शेयर करें। अशोक विश्नोई जी आपका स्वागत है, और सुरेश ने कमल दे कहा है, कमला दे, ओके, केलम दे। चलिए पलक आशा, देखो यहां पर राइट आंसर होने वाला है वीरमदेव। कौन है, और बलराम का अवतार भी हम किसे कहते हैं तो याद रखना ये कहते हैं अपन वीरमदेव को। बलराम का अवतार भी किसे कहते हैं, वीरमदेव को कहते हैं। और ये किसका भाई था तो रामदेव जी का। और रामदेव जी को किसका अवतार कहा जाता तो याद रखना इनको हम अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं तो याद रखना इन्हें हम कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसको कहते हैं, कृष्ण का अवतार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देव नारायण जी किसके अवतार है, देव नारायण जी झूले पालने, तो देव नारायण जी अवतार है आपके विष्णु के। किसके अवतार हैं, याद रखना देव नारायण जी आपके विष्णु के अवतार हैं। अगर कल्ला जी के बारे में पूछें तो कल्ला जी जो राठौड़ है, याद रखना ये शेषनाग के अवतार है। किसके हैं, याद रखना शेष नाग के क्या है, इन्हें अवतार माना जाता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल फ्रेंड्स क्लास को शेयर करें, बिल्कुल सभी को क्लास को शेयर करनी है। केलम दे गोगा जी की पत्नी, बिल्कुल। बलराम का अवतार वीरमदेव है, ओके, शानदार। चलिए आगे बात करते हैं कि रामदेव जी जो हैं, रामदेव जी के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना है कि इनकी जो एक है मुंह बोली बहन थी, है ना, मुंह बोली बहन थी। उस मुंह बोली बहन का नाम था, याद रखना, डालीबाई। और इन डालीबाई ने, याद रखना, इनसे पहले क्या ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली है। भाद्रपद शुक्ल जो दशमी थी उस दशमी को क्या ली है, डालीबाई ने समाधि ली थी। आप सबको पता होगा। ठीक है जी, चलिए कर दिया है कब का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है वर्षा के देवता कौन है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है वर्षा के देवता कौन है, जल्दी से आंसर देना है आपको। वर्षा के देवता कौन है। अच्छा, चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। चलिए वर्षा के देवता बात करते हैं, मलिनाथ जी है, मामादेव है, कल्ला जी है, या फिर उपयुक्त में से सभी हैं। बिल्कुल, कामड़िया पंच चलाया था रामदेव जी ने, इनकी भी बात करेंगे अपन। वर्षा के देवता की बात की जाए तो याद रखना मामादेव है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बरसात की देवी कौन है। बरसात की अगर देवी पूछे तो वो कौन है। ठीक है, यहाँ पर पूछे अगर आपको ऊँटों की देवी कौन है, ऊँटों की अगर देवी पूछे तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर यहाँ पर पूछे ऊँटों के देवता कौन है तो आपको बताना है, ऊँटों के देवता कौन है तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर छेड़छाड़ के देवता कौन है तो बताना है, छेड़छाड़ के देवता कौन है, छेड़छाड़ के देवता कौन है इनके बारे में बताना है। यहाँ पर बताना है नागों के देवता कौन है, नागों के देवता कौन है आपको कमेंट करके बताना है। इनके बारे में बताना है सांपों के देवता कौन है, सांपों के देवता कौन है। इसके बाद बताना है
काला और बाला के देवता कौन है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, काला वे बाला के देवता कौन है? बाला के देवता कौन है? आपको बताना है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कौन है? सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कौन है? सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कौन है? आपको बताना है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है? आपको बताना है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है? सद्भावना की देवी कौन है? भावना की देवी। जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बरसात की जो देवता है वो तो बरसात की देवी हो जाती है रूपा दे। ठीक है, मल्लिनाथ जी की पत्नी है। ऊँटों के देवता हो जाते हैं आपके पाबू जी हैं, और सॉरी ऊँटों की देवी है अंता देवी। कौन है? अंता देवी ऊँटों की देवी हैं। ऊँटों के देवता है पाबू जी हैं, और छेड़छाड़ के देवता है इल्लो जी। कौन हो जाएंगे? इल्लो जी जो है वो आपके छेड़छाड़ के देवता हैं। नागों के देवता कौन है? तो याद रखना गोगा जी हैं, नागों के देवता। यहाँ पर कौन होगा नागों के देवता? नागों के देवता तेजा जी है, सांपों के देवता है। ठीक है, नागों के देवता आपके तेजा जी हैं, तेजा जी। और सांपों के देवता कौन है? तो याद रखना ये आपके गोगा जी हैं, गोगा जी। और काला व बाला के देवता कौन है? तो याद रखना तेजा जी हैं। और आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कौन है? तो रामदेव जी हैं, रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है? तो याद रखना है सचियाप माता है, सचियाप माता है। कौन है? सचियाप माता है। बहुत शानदार प्रश्न है, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़का वाचन कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? देवनारायण जी की फड़का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं? आऊं सर कुछ देर में। अच्छा, क्लास को शेयर करें, क्लास को शेयर कीजिए आप। चलेगा। रूपा देव, पाबूजी, तेजाजी, इलोजी, गोगाजी, रामदेव जी, सचियाप माता। नमस्ते सर। कल्पना मीणा जी, हरीश जी, जय जौहर, आपका स्वागत है। अशोक विश्नोई जी, ओम प्रकाश बेरवा जी और कल्पना मीणा, स्वागत है, सभी का स्वागत है। देखो देवनारायण जी की बात आ रही है कि फड़का वाचन कौन करते हैं? तो गुज्जर करते हैं, भोपा करते हैं, कालबेलिया करते हैं। यहाँ तो याद रखना गुज्जर जाति के कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपा करते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि फड़ों में सबसे लंबी फड़ किसकी है? देखो राजस्थान की बात करते हैं फड़, वैसे फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है। प्रसिद्ध कहाँ की? तो ये फड़ शाहपुरा की प्रसिद्ध है। फड़ क्या होती है? तो याद रखना कपड़ों पर जो की जाती है, लिखा जाता है, कुछ भी कार्य होता है वो फड़ कहलाता है। यहाँ से हम बात करते हैं फड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम है श्री लाल जी जोशी। कौन है? श्री लाल जोशी है। कौन हो जाएगा? श्री लाल जोशी साहब जो हैं, ये याद रखना है क्या है आपके? श्रीलाल जी जोशी फड़ कला के चित्रकार हैं। याद रखना सबसे लंबी फड़ कौन सी है? सबसे अगर लंबी फड़ पूछे तो याद रखना सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की। किसकी है? देव नारायण जी की सबसे लंबी फड़ है, देवनारायण जी की सबसे लंबी है। अगर सबसे प्राचीन फड़ पूछें कि सबसे जो प्राचीन फड़ है वो कौन सी है? प्राचीन फड़ व लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो याद रखना लोकप्रिय और प्राचीन फड़ है उसका नाम है पाबूजी। कौन हो जाएगा? पाबूजी, याद रखना है। सबसे बड़ी फड़ है देव की शाहपुरा का जोशी परिवार श्रीलाल जोशी है, और पार्वती चितेरा और चितेरी पार्वती जी हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से चलते हैं अपन आगे। पाबूजी की जो फड़ है, एक्चुअली में पाबूजी की जो फड़ है उसके समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा बताया जाता है? ये भी आप कमेंट करके बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आगे का, और वो प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक झाम्बोजी था, तो उनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम? देखो यहाँ पर हम बात करते हैं झाम्बोजी की, और झाम्बोजी महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता में से एक देवता रहे हैं, और इनका जो स्थान है वो है याद रखना कर्त्रियासर, कर्त्रियासर। अब यो नाम ऐसा है कर्त्रियासर, कहाँ पर है? तो याद रखना ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। झाम्बोजी को आपको पता है इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो इन्होंने विश्नोई संप्रदाय चलाया। कौन सा चलाया? विश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया था। याद रखना विश्नोई संप्रदाय। इनके नियम हुआ करते हैं, और वो नियम होते हैं
20 प्लस 9 जिसे कहते हैं हम 29, और 29 को कहा विष्णुई। ठीक है, चलिए यहां पर है जंब सागर, इनका क्या है? ये तो पाबू प्रकाश, तो याद रखना पाबू जी का ग्रंथ है। किसका है? तो याद रखना पाबू प्रकाश पाबू जी का ग्रंथ है। ठीक है जी, गलत है? क्या गलत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति ने सहायता करी है? कौन सी जाति ने सहायता करी थी, आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, समरथल मुकाम, मुकाम बीकानेर है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर्तरिया सर और मुकाम दोनों ही सही माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे तो हम मुकाम भी उसको मान लेंगे। ठीक है, संजीत ग्राशिया, संजीत जी आपका स्वागत है। थोरी जाति, यहां पर याद रखना गोदारा जाट, कौन से जाट थे? याद रखना गोदारा, जो जाट होते हैं वो गोदारा जाट, इनका काफी ज्यादा संबंध रहा है बीकानेर से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बीकानेर था, याद रखना कौन था? बीकानेर। अब बीकानेर की जब भी बात आती है तो याद रखना इसका जो प्राचीन नाम था, बीकानेर का प्राचीन नाम, और ये प्राचीन नाम था झांगल प्रदेश। क्या नाम था? झांगल प्रदेश था, जिसे हम राती घाटी के नाम से भी जानते थे। राती घाटी के नाम से भी जानते थे, आपको पता होना चाहिए, राती घाटी के नाम से भी जानते थे। इस बीकानेर की जो स्थापना की है वो याद रखना राव बीका ने स्थापना करी है, और ये कब करी? तो 1488 में करी है। ठीक है, और बात करते हैं राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में किसने करी? तो राठौड़ वंश की स्थापना भी आपके राव बीका ने करी थी, और कब करी है? तो 1465 ईस्वी में करी है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है कि क्लास को शेयर करना चाहिए। मेरा प्यारा जाट साहब, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाट, गुज्जर, माली, काल्पी आदि जातियां किस हिंदू जाति के अंतर्गत आती है? देखो, जाट है, गुज्जर है, माली है, ये किस जाति के अंतर्गत आती है? आपको इसका आंसर कमेंट में पिन करके देना है। क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? अच्छा, एक बार क्लास को सभी शेयर करें, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें। आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आज। यहां पर है वैश्य है, ब्राह्मण है, काश्तकार, ये सारे क्या आते हैं? याद रखना काश्तकार के अंदर आते हैं, किसान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके आंसर देना है। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? मीणा जी, शानदार। आशा सी। चले यहां पर हम बात करते हैं शहर से बाहर निकालो किसको? तो कोतवाल को। किसको निकालो? कोतवाल को। अच्छा, कुछ सहरिया जनजाति के बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं सहरिया जनजाति के बारे में, और सहरिया जो जनजाति हैं एक्चुअली में याद रखना ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति के अंदर आती है, आदिम जनजाति में शामिल है। याद रखना कौन सी जनजाति हैं? तो वो सहरिया है। बात करते हैं ये कहाँ पर निवास करती है, तो याद रखना ये बारां में, और बारां की दो तहसीलें रही हैं। एक का नाम है आपका सागढ़, शाहबाद है, और एक है किशनगंज। किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज दोनों तहसीलें हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करें इनके आराध्य देव की बात करें तो याद रखना इनका जो आराध्य देव है वो हो जाते हैं आपके तेजाजी महाराज को, ये अपना आराध्य देव मानते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं कि इनके जो जो देवता है वो वाल्मीकि को भी शायद ये पूछते हैं। इनके बाद इनका जो मेला है आदि क्या बोले सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का जो कुंभ होता है वो कुंभ होता है आपका कौन सा? तो ये होता है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा है?
बाड़ी का मेला, और ये सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 में। कहाँ लगता है याद रखना, 12 के अंदर लगता है, 12 जिला किशनगंज है। ठीक है। फूलडोल का मेला, भाई साहब फूलडोल का मेला शाहबाद में कैसे आ गया, फूलडोल महोत्सव है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो मुखिया होता है, इनके मुखिया को क्या कहते हैं, तो इनको मुखिया को हम कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं, याद रखना कोतवाल कहते हैं। और वैसे इनमें और भी होते हैं, जैसे कुछ गांव के वो जो लोग होते हैं, जैसे सहरोल है ना। चलिए, अंजलि डिंडोर, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सहरिया जनजाति के बारे में। सर और हमें क्या पूछा जाता है, तो याद रखना इनकी एक प्रथा है, इनकी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रथा है, उसका नाम है, वो है आपकी पूर्व जन्म का पता लगाना। उस प्रथा का क्या नाम है, जल्दी बताएं। पूर्व जन्म का पता लगाना कौन सी प्रथा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो पूर्व जन्म का पता लगाना, पूर्व जन्म का पता लगाना कौन सी प्रथा है, लगाना यह कौन सी प्रथा है। वैसे शहरिया जनजाति, शहर सबसे बड़ा है और शहर का मतलब होता है, शहर का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, शहर का अर्थ होता है जंगल। अच्छा एक आपको यहां पर मैं बता दूं, कपिल धारा का मेला लगता है, कपिल धारा का जो मेला है वो आपके 12 के अंदर लगता है। कहाँ लगता है, तो याद रखना कपिल धारा का मेला 12 में, और ये कब बरता है, तो ये बरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब बरता है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला लगता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। शहरिया नाम कैसे पड़ा, बेलू राणा पान्नार व उदयपुर जंगल है। कपिल धारा 12 में। अच्छा ये बताए पूर्व जन्म का पता लगाना क्या है, मतलब अगले जन्म का पता लगाना, सॉरी अगले जन्म का क्या है पता लगाना, अगले जन्म का पता लगाना कौन सी प्रथा है वो, अगले जन्म का पता लगाना कौन सी प्रथा है, जल्दी बताएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं, ऐसी कौन सी प्रथा है जिसमें लोग मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। देखो भील की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की क्या है ये, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति, प्राचीनतम क्या है ये जनजाति है, याद रखना है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है जनजाति कौन सी है, तो भील, याद रखना। बड़ी जनजाति भी कौन सी है, तो वह भील है। बात करते हैं मीणा, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे शिक्षित और सबसे बड़ी क्या है ये जनजाति है, याद रखना है। बात आती है यहाँ पर गरासिया, तो ये गरासिया जनजाति जो है मेले में क्या चुनते हैं, मेले में याद रखना ये वर चुनते हैं। कौन सा मेला है, तो उस मेले का नाम है चैत्र विचित्र का मेला, चैत्र विचित्र का मेला है, और ये लगता है देलवाड़ा सिरोही में। कहाँ लगता है, याद रखना, देलवाड़ा सिरोही में ये मेला लगता है, याद रखना, देलवाड़ा सिरोही में इनका चैत्र विचित्र का मेला लगता है। वैसे गरासिया जनजाति का हम बात करें इनका कुंभ, तो इनका कुंभ होता है सियावा गांव का मेला। कौन सा है, सियावा गांव का मेला है, इसे हम कहते हैं मनखारो मेलो। क्या कहते हैं, मनखारो मेलो भी कहते हैं, और ये मेला लगता है आपके सिरोही में। कहाँ लगता है, सिरोही में लगता है। याद रखना इनके जो मुखिया होते हैं उस मुखिया को कहते हैं सहलोत, शहरिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। आपको सर ये वाला ठीक है, मेले में ही जीवन साथी चुनना, ठीक है। राहुल शर्मा, आशा जी किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राहुल शर्मा को बता दीजिए आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप। चलिए यहां पर बात करते हैं, ये जो गरासिया शहरिया की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कहां पर है, तो 12 में है। गरासिया की अगर बात करें, गरासिया सर्वाधिक कहां है, तो याद रखना ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है, सिरोही में। इनकी जो नक्की झील है उस झील को पवित्र मानते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है,
राजस्थान में से कौन सी जाति ऐसी जो कि मकान बनाकर नहीं रहती हैं? राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? और ये जनजाति गुमंतु जनजाति के अंदर शामिल है। डामोर है, सेरिया, सांसी या आपकी गाड़िया लोहार है। देखो यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं और वो करते हैं डामोर के बारे में। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? मंगलसूत्र पहनते हैं। महिलाओं की तरह मंगलसूत्र पहनते हैं। महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? तो गहने पहनते हैं। गहने पहनते हैं, याद रखना है, गहने पहनते हैं। ये डामोर जनजाति कहाँ रहती? तो याद रखना ये रहती है सिमलवाड़ा तहसील। कहाँ रहती है? सिमलवाड़ा तहसील कहाँ पर है? तो याद रखना डूंगरपुर में है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर सासी की। तो इनकी एक रस्म है, उस रस्म का नाम है कोंकड़ी रस्म। और ये कोंकड़ी रस्म विवाह से पूर्व ली जाने वाली लड़की की एक जांच है, इसको हम कोंकड़ी रस्म कहते हैं। शहरी सासी जनजाति की दो उपजातियां हैं, एक का नाम है बीजा और एक का नाम है माला। बीजा वे याद रखना, माला है ये भी याद रखना है। वैसे गाड़िया लोहार यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? गाड़िया लोहार। मेरी पूजा रानी मेरी जान के क्या करोगी, गाड़िया लोहार है। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा? राजस्थान पुलिस का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेरिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कोंकड़ी रस्म आपके इसमें होती हैं, बीजा माला इनकी है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना ये भरतपुर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे का है, राजस्थान में भील वे मीणा वे भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में पुरुष महिला के साथ दारू पीते हैं, कथोड़ी, ठीक है। अगले जन्म का पता लगाना धारी संस्कार है, बिल्कुल। शिन्नू मीणा आपका प्रश्न आया है कि अगले जन्म का पता लगाना धारी संस्कार है। अगले जन्म का जो पता लगाना है, ये पता लगाना क्या कहलाता? तो याद रखना ये धारी संस्कार है। किसी ने बताया नहीं था, धारी संस्कार है, याद रखना है, ठीक है। और ये आपके शहरिया जनजाति में प्रचलित हैं। चलिए यहां पर क्या प्रश्न पूछा है? ये पूछ रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो आपकी तीसरी सबसे बड़ी है गरासिया। देखो तीसरी सबसे बड़ी राइट आंसर है गरासिया। अगर पहली आ जाए तो याद रखना मीणा सबसे बड़ी है, दूसरी आ जाए तो याद रखना भील सबसे बड़ी है, तीसरी आ जाए तो याद रखना गरासिया है, और चौथी आ जाए तो याद रखना सहरिया है। चौथी आ जाए तो कौन सी हो जाएगी? सहरिया सबसे बड़ी है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए यहां पर गरासिया जनजाति इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलेगा। प्रश्न है राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएं। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर होने वाला है भृत्वेश्वर बाहुबली गौर है। कौन सा हो जाएगा? भृत्वेश्वर बाहुबली गौर है। कान्नड़ दे प्रबंध लिखा था पद्मनाथ ने। किसने लिखा है? पद्मनाथ ने लिखा है। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा? तो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है। नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? तो याद रखना मेरु तंग ने लिखा है। मेरुतुंग ने क्या लिखा है? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अच्छा, इसका कोई आंसर दे सकते हो तो बताना है कि राग मंजरी व रागमाला संदित ग्रंथों की रचना किसने करी है? राग मंजरी व रागमाला संदित ग्रंथों की रचना पुंडरीक विठल है, उद्योतन सूर्य, महाकवि वृद्ध है, सारंगधर है। राज गुज्जर साहब यहां पर राइट आ जाएगा पुंडरीक विठल है, ठीक है जी। और उद्योतन सूर्य ने तो आपको पता है कुवल्य माला लिखी है। कौन सा लिखी है?
कुवल्य माला नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो वो आपके उद्योतन सूरी ने लिखा है। पूजा रानी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, महाकवि वृद्ध, महाकवि वृद्ध कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? विठल जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बनाए। अनिल डिंडोर, इंग्लिश कम आती है, समझ जाना आप, है ना। राजस्थान का प्रथम जो गजेटियर है वो वैली कृष्णन रुक्मणी ग्रंथ है, अचलदास खिचीरी वचनी का है, बातारी फुलवारी है, मारवाड़ परगनारा विगत है। क्या राइट आंसर होगा? देखो, वैली कृष्णन रुक्मणी लिखने वाले का नाम है पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ साहब ने लिखा है। और ये कहाँ लिखा? तो याद रखना, ये लिखा था इस ग्रंथ को गांगरोण में। और गांगरोण कहाँ है? तो याद रखना झालावाड़ में। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखना इसकी भाषा है, वो भाषा हो जाएगी डिंगल। कौन सी भाषा है? तो याद रखना डिंगल है। इसीलिए इस पृथ्वीराज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिंगल का हेरोज। डिंगल का क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हेरोज। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गजेटियर वो है आपका मारवाड़ परगनारी विगत, और इसे कहते हैं, लिखने वाले व्यक्ति है मुहणोत नैणसिंह। किसने लिखा था? मुहणोत नैणसिंह ने इस ग्रंथ को लिखा है, आपको पता होना चाहिए। बातारी फुलवारी विजयदान दत्ता ने लिखी है, याद रखना विजयदान दत्ता ने लिखी है आपके, क्या लिखी है? बातारी फुलवारी। अचलदास खिचीरी वचनी का, गुरुजी खाता खाता चलो, क्या कह रहा है? खाता खाता, खाता खाता कैसे चलूं? आगे नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? कमेंट करें। राहुल शर्मा कान्हा गया जी। चलिए, यहां पर राइट आंसर है पृथ्वीराज राठौड़ है। कल्याण की बात करें तो रास्तरंगिणी का क्या है? लेखक है। रास्तरंगिणी, रास्तरंगिणी का क्या है? ये लेखक है कल्याण। और नरपति नाले आपको पता है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बिशल देव रासो, बिशल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है, बिशल देव रासो। और दुर्सा आड़ा ने लिखा है आपका विरुद्ध छात्री, एक ग्रंथ लिखा है विरुद्ध छात्री, विरुद्ध छात्री नामक ग्रंथ लिखा है किसने? दुर्सा आड़ा ने। यहाँ पर राइट आंसर है आपका पृथ्वीराज राठौड़ इज ए करेक्ट आंसर। रेड का दामाद जाट नगरी से स्वागत है। मोनिका जी आपका भी स्वागत है, आप बहुत लेट आते हो। चलिए, जाट नगरी, कल्याण, राजतरंगिणी, नरपति नलय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएगा। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? बांकी दास है, दयाल दास है, शिवदास गांडण है, या मुणोत नैनसी? दामाद जी राधे राधे, ठीक है, आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है? मीणा जी डी फॉर दामाद राइट, अशोक जी डी ओनली स्टडी डी, एंजल यादव डी, और रीड का दामाद मोनिका सर फर्स्ट टाइम अभी हो, सर फर्स्ट टाइम अभी हो। मोनिका मीणा, अच्छा आपका फर्स्ट टाइम है क्या आज? संदीप शर्मा जी, पूजा साई, चुंडावत डी, बिल्कुल राइट आंसर है मुणोत नैणसी। वैसे मुणोत नैणसी को हम कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल, और राजस्थान जनगणना का क्या कहते हैं? इसे अग्रज कहते हैं। राजस्थान, याद रखना, जनगणना का क्या कहते हैं? जनगणना का अग्रज भी कहते हैं, अपन याद रखना है, क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा था मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगना री विगत नामक ग्रंथ लिखा है, याद रखना है। ये वैसे जसवंत सिंह जी के क्या थे? याद रखना, जसवंत सिंह जी के क्या थे? याद रखना, ये दरबारी थे। जसवंत सिंह जी के क्या थे? दरबारी थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका कौन सी है? जल्दी कमेंट करके बताएं। गुरु मैं भी फर्स्ट हूँ, ओनली स्टडी। हाँ भाई साहब, आप रोज ही आ रहे हो, मेरे को बताएं। राजस्थान का अबुल फजल है भाई, लेट क्यों? काम हो भाई। चलिए
यहाँ पर है राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है अचलदास खिचीरी वचनिका, राव रतन सिंह मेंसुदासरी वचनिका, शिवदास चारण की वचनिका, राठौर रतन सिंह री वचनिका। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है अचलदास खिचीरी वचनिका। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आप सभी के सामने है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कमेंट करना है कब, तो याद रखना 30 मार्च। अगर पूछे आपको राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, तो याद रखना 1 नवंबर। राजस्थान स्थापना दिवस कब है, तो 1 नवंबर। इसका राइट आंसर है 21 फरवरी। कब है, तो 1 नवंबर को है, याद रखना है। अगर आपको पूछे राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 नवंबर हो गया। अगर आपसे पूछें खेजड़ली दिवस, अगर आपसे प्रश्न आए खेजड़ली दिवस, तो ये खेजड़ली दिवस मनाया जाता है आपके कब, तो याद रखना 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, तो याद रखना विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर पूछे आपसे राजस्थान शिक्षक दिवस, राजस्थान शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना राजस्थान शिक्षक जो दिवस है वो मनाया जाता है आपके। सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आज ही आई हूँ, मेरे को पता है तू आ जाइए। चलिए बताए राजस्थान शिक्षक दिवस। भाई मेरी तो तबीयत ठीक होनी, इसलिए मैं तो क्लास लूँ वरना सेल्फी पढ़ती हूँ। चलिए यहां पर शिक्षक दिवस बताना। बात करते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सबको पता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 5 सितंबर बिल्कुल राइट है, 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी कमेंट करके बताएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो आप क्या बताओगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या झालर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। ठीक है जी, चलिए ये प्रमुख दिवस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताए। गुरुजी गलत मत बताओ। अरे गलत बता रहे हो बिना कुकर करे। 14 सितंबर को क्या? 14 सितंबर शिक्षक दिवस, सॉरी हिंदी दिवस। अच्छा हाँ सॉरी टू से। अच्छा मैंने बताया 14 नवंबर, इस दिन तो बाल दिवस मनाया जाता है। सॉरी इस दिन तो है, याद रखना बाल दिवस है। कौन सा है? बाल दिवस है। और हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी जो दिवस है वो आपके 14 सितंबर को। सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो वो 14 सितंबर को है। आई एम सॉरी टू से ये बाल दिवस है ना, 14 नवंबर को बाल दिवस है और 14 सितंबर है। ओके भाई साहब। सुमन राठी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, पहली क्लास है मेरी। बिल्कुल आपका स्वागत है सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर इसका आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होने वाला है? व्लॉग लाइफ जय श्री कृष्ण सर। बिल्कुल जो भी चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक राजस्थानी काव्य नवजागरण का पुरोधा कवि किसे कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर होगा आपका सूर्यमल मिश्रण। अच्छा आपको पता है सूर्यमल मिश्रण को हम कहते हैं राजस्थान का राज्य कवि। राजस्थान का
क्या कहते हैं, तो याद रखना राज्य कवि हैं। और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक का नाम है वंश भास्कर है। कौन सा है? वंश भास्कर लिखा, और दूसरा लिखा है वीर सतसई। 2 ग्रंथ लिखे, वंश भास्कर और वीर सतसई। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आवाज 9 आएंगे, आवाज आ जाएगी, टेंशन मत ले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है ललित राजविग्रह का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? ललित राजविग्रह जिसने लिखा है वो किसके क्लास को लाइक तो कर दो सभी, बिल्कुल। पूजा रानी जी इन सबको बोलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास को जो है एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, है ना। और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं वो सभी अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। ललित राजविग्रह के रचयिता है, उसका नाम है सोमदेव। और सोमदेव किसके यहाँ पर थे, तो याद रखना विग्रहराज फोर्थ के थे। किसके थे? विग्रहराज फोर्थ। अच्छा, विग्रहराज की बात करें तो इसकी एक है उपाधि बड़ी फेमस रही है, और इसकी उपाधि का नाम है कवि बांधव। उपाधि कौन सी, तो याद रखना कवि बांधव है, कवि बांधव। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो याद रखना राजधानी अजमेर से इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई थी। इसने एक नाटक लिखा था जिस नाटक का नाम था हेरी केली, हेरी कलिया नाटक था, याद रखना। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, याद रखना संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको बाढ़ में तुड़वा करके आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। यहाँ पर है जो याद रखना कौन हो जाएगा, विग्रहराज फोर्थ हो रहा है। अच्छा, इनके दरबार में एक दरबारी और था जिसका नाम था आपके वो हो जाएगा नरपति, नरपति नालह। नरपति नालह ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है विशल देव रासो, विशल देव रासो है। अच्छा, इन दोनों ग्रंथों के दोनों ग्रंथों के अंदर जो है इनकी प्रेम लीलाएं बताई गई है, याद रखना है। क्या बताई गई हैं? प्रेम लीलाएं बताई गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। वैसे नाटक की बात करते हैं तो इस नाटक में शिव और अर्जुन के मध्य जो किरात का जो बेस है वो इनके बीच में संवाद बताया गया है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला है, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं, बात करते हैं सर अणोराज, तो आपको पता है आना सागर झील का निर्माण करवाया, और पृथ्वीराज सेकंड ये आपके चौहान वंश का एक शासक था। नेक्स्ट है किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को अपनी राजभाषा कहा है? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राजस्थानी भाषा कहा है? जल्दी आंसर बताएगा। धर्मकोश सूरी था सर जी, किसका धर्मकोश सूरी था? चलिए बताए मुझे राइट आंसर क्या होने वाला है। सी फोर क्यूट दामाद पंडित रामकरण, सी और डी नरोत्तम जोशी। चलिए इसमें राइट आंसर होगा आपका सुमित कुमार चटर्जी है। किसने राजरूपक, वैसे राजरूपक नामक ग्रंथ तो आपको पता है वीरभाण ने लिखा था, जहां तक पता है। एक ग्रंथ का नाम है राजरूपक, और ये ग्रंथ लिखा था वीरभाण ने। किसने लिखा? वीरभाण। और वीरभाण कौन था? तो अभय सिंह का दरबारी कवि था, अभय सिंह था। अभय सिंह का क्या था? याद रखना दरबारी कवि था, वो भी याद रखना। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। हाँ आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मुंडियार अक्षर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? मुंडियार अक्षर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए कौन होगा यहां पर राइट आंसर? यू आर ग्रेट जी सर, वीरभाण राजरूपक है। चलिए यहां पर हो जाएगा, देखो मुंडियार अक्षर जो है ये किसने लिखा? तो आपके टोडरमल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। सीपोर टोडरमल है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर बना हुआ है? बटनेर जो दुर्ग है वो राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है, इसका कमेंट करके बताना है। वैसे बटनेर दुर्ग के बारे में हम सभी जानते हैं, हनुमानगढ़ में, और कौन सी नदी है? तो ये नदी का नाम है घग्गर नदी है। वैसे बात करें अपन बटनेर दुर्ग की, तो आपको पता है इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा किसी को पता है कब करवाया था? इसका निर्माण कब करवाया गया है? इसे हम कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। बटनेर को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? याद रखना प्रहरी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और यहां पर याद रखना सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्या हुए हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं।
ये भी आपको पता है। विदेशी आक्रमण वाला कौन सा किला है, तो वो आपका भटनेर है। यहां पर मुस्लिम महिलाओं के क्या मिलते हैं, जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। महिलाओं के जौहर के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। जौहर के जो है वो आपके क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था, आपको पता है। तैमूर जो लंग है, उस तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया, और यहाँ पर एक कामरान था, उस कामरान ने भी क्या किया था, आक्रमण किया। यहाँ पर कामरान ने आक्रमण किया था, वो किया है 1534 ईस्वी में। ठीक है, जो घग्गर नदी के किनारे भूपत भाटी ने बनवाया था, ये कब बनाया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो राइट आंसर है आपका घग्गर नदी है। घग्गर नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है कालका की पहाड़ियां, हिमाचल। ये होती है आपकी कालका की पहाड़ियां, और ये कालका की पहाड़ियां कहां पर है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है। और राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से। कहां से करती है, टिब्बी तहसील से राजस्थान में आती है। और अंतिम जो स्थान होता है इसका राजस्थान में, वो होता है आपका अनूपगढ़। कौन सा होता है, अनूपगढ़ इसका राजस्थान में अंतिम स्थान होता है। फिर ये कहां चली जाती है, तो ये फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, और फोर्ट अब्बास पड़ता है, याद रखना, पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान में चली जाती हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे जो है नट, हकरा और द्वेषवती करके ऐसा कुछ नाम, इसके उपनाम बताए गए हैं, याद रखना है। उत्तरी भटनेर, दक्षिणी चित्तौड़, लोहागढ़ पूर्वी है, और सोनारगढ़ पश्चिमी है। ठीक है, 255 से 282 ईस्वी, बिल्कुल पूनम सत्तावत 255 से 285, ठीक है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर मुझे 282 याद रहता है, और काफी समय से हम 282 पढ़ते हुए हैं, तो मैं 282 लिखवाता, इसलिए आपसे पूछा था। तो आप बता रहे 255 से लेकर 285 तक, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। देखिए शेरगढ़ जो है वो कहां पर है, तो शेरगढ़ कोटा में है, बूंदी में है, झालरापाटन में, या फिर बारा के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, बिल्लू राणा, पांडरावा, उदयपुर, हनुमानगढ़ में, बिल्कुल है। बताए योगेश चौधरी। अच्छा, जो भी चैनल पर नए हैं उन सबसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने ग्रुपों में इस चैनल को जरूर शेयर करें, और जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएगा। देखो शेरगढ़ की बात करते तो बारा के अंदर है। कहां पर है, शेरगढ़ बारा में। और आप बता रहे हो ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, याद रखना, शेरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सांपों के लिए क्या है, याद रखना, प्रसिद्ध है। सांपों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और ये जो शेरगढ़ है, याद रखना, किस नदी के किनारे है, तो ये शेरगढ़ दुर्ग जो है ये नदी है, और इस नदी का नाम है परवण नदी है। कौन सी नदी है, याद रखियो, वो नदी है परवण नदी है। कौन सी हो जाएगी, परवण नदी के किनारे है। अच्छा, बूंदी की पूछे तो बूंदी में एक तारागढ़ है, याद रखना, कौन सा गढ़ है, तारागढ़ है। और ये तारागढ़ है, यहां पर आपको पता है गर्भ गुंजन करके तोप रखी हुई है, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है यहां पर। अगर झालावाड़ में पूछा जाए तो यहां पर एक दुर्ग पड़ता है, सर शेयर कर दिया है हरीश, बिल्कुल स्वागत है आपका। पुष्पा दीदी, पूजा रानी, परवण नदी के किनारे शेरगढ़ 2 है सर। हाँ, एक शेरगढ़ आपके धौलपुर में भी है। चलिए, यहां पर झालावाड़ में एक शहर है, उस शहर का नाम हो जाएगा साथियों, उसका नाम है झालरापाटन, झालरापाटन। और इस झालरापाटन को हम कहते हैं राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, घंटियों का शहर। क्या कहते हैं, घंटियों का शहर। और इसी झालावाड़ में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान का एक जल दुर्ग है, और आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर है। मेरी बुक में तो सारे मैंने 295 ईस्वी पढ़ा है, और 1805 में इसका नाम चेंज किया के दिन, मंगलवार के दिन। सर नमस्ते, डोली शर्मा। चलिए, अलग अलग है, देखो भाई साहब। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया है, जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया है, आंसर दीजिए।
देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ रहे हैं। और महाराजा जो सूरजमल है, याद रखना, इसे हम कहते हैं जाटों का प्लेटो। इन्हें कहते हैं हम जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं जाटों का अफलातून। क्या कहते हैं? तो याद रखना, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहते हैं, अफलातून। इन्होंने, याद रखना, आपके डींग के जलमहलों का निर्माण करवाया। डींग के जलमहलों का क्या करवाया? याद रखना, जलमहलों का निर्माण करवाया। डींग के जलमहलों का निर्माण करवाया। कौन परेशान वेरियो रे? डींग के जलमहलों का क्या करवाया इन्होंने? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डींग के जलमहलों का निर्माण करवाया। और आता है आपके लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लोहागढ़ दुर्ग का क्या करवाया? याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया? तो 1733 में करवाया है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाए कि सूरजमल जाट है, ये आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं शासक हुए हैं, तो इन्होंने कौन सा दुर्ग बनाया? आपके लोहागढ़ बनवाया। अच्छा, ये पूछा जाए कि जाट वंश की स्थापना किसने करी है? जाट वंश की जो स्थापना है वह स्थापना किसने करी है? तो याद रखना, जाट वंश की स्थापना करी है चूड़ामन ने। किसने करी है? चूड़ामन। और चूड़ामन को हम जाट वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहते हैं। जबकि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? वास्तविक जो संस्थापक हैं वो कहा जाता है आपके बदन सिंह जाट। बदन सिंह जाट को क्या कहते हैं अपन? याद रखना, वास्तविक संस्थापक बदन सिंह जी ने डींग के महलों का निर्माण कराया। डींग के महलों का क्या करवाया? याद रखना, महलों का निर्माण करवाया है, वो बदन सिंह जी ने करवाया, जो कि सूरजमल के पिताजी हैं। अच्छा, स्वाई जयसिंह ने इनको ब्रज राजा की उपाधि दी थी। याद रखना, स्वाई जयसिंह ने इनको ब्रज राजा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। आपको याद रखना है, ठीक है? बदन सिंह ने करवाया, बिल्कुल बदन सिंह जाट है। अच्छा, यहां से आगे बढ़ते इस लोहागढ़ में जो आपके जवाहर बुर्ज रखे हुए हैं, जवाहर और बुर्ज हैं। और यहां पर आपको पता होगा अष्ट धातु किवाड़ है, अष्ट धातु किवाड़। ये रखवाने वाला व्यक्ति, उसका नाम है जवाहर सिंह जी है। कौन है? जवाहर सिंह जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। डींग का निर्माण कराया बदन सिंह ने, डींग के जलमहलों का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़बिटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि गढ़बिटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है। तो अजमेर का किला है, तारागढ़ का किला है, सोनार का किला है, मिटे साहब की दरगाह है। तो अजमेर का किला, अजमेर तो नहीं, इसको अपन है ना अकबर का किला कह सकते हैं, जिसको हम मैगजीन दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, मैगजीन दुर्ग। इसे अकबर का किला कहते हैं, जो कि आपके अजमेर में है। तारागढ़ की बात करते हैं तो गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो याद रखना, पहाड़ी हो जाएगी आपकी गढ़बिटली पहाड़ी है। कौन सी है? गढ़बिटली पहाड़ी है, इसलिए इसका जो है गढ़बिटली के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका नाम तारागढ़ जो पड़ा है, याद रखना, तारागढ़ जो पड़ा है, ये तारागढ़ ताराबाई के नाम पर पड़ा है, स्टारबाई के नाम पर पड़ा है। और ये स्टारबाई किसकी पत्नी थी? तो ये आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा है। वैसे इस दुर्ग का मूल नाम आता है, वो आता है अजय मेरू दुर्ग। क्या आता है? अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था 1113 में, यानी 1113 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, याद रखियो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सोनार का किला, ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है, ठीक है? मिटे साहब की दरगाह, मिटे साहब की दरगाह आपको पता होगा, ये गागरोन में, गागरोन है, झालावाड़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न,
टड्डा आभूषण पहना जाता है? टड्डा आभूषण कहां पहना जाता है, जल्दी बताएं। चलिए, टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में। कहां पहनते हैं? बाजू में पहनते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने करी है? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर जी ने करी है, उदयपुर में करी है, याद रखना है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? तो हवा महल का निर्माण करवाया है आपके स्वय प्रताप सिंह। किसने करवाया है? स्वय प्रताप सिंह ने करवाया। अब हवा महल से अपन कल पढ़ेंगे, हवा महल को अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए अपनी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। हवा महल को अपन कल पढ़ेंगे, आज की क्लास हुई अपनी यहीं पर समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आपने इतने समय से अपनी इस सीरीज को आप काफ़ी सारा प्यार और विश्वास दे रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको। ठीक है, मिलेंगे अपन कल 4 बजे कोई एक नई सीरीज लेकर। बाकी अपन कल 7 बजे इसी समय पर इसी क्लास में मिलेंगे और इन्हीं के आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।